अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम एसोसिएट मेंबर ऑफ आई कैप। और आज से हम अपनी नई पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मेनली फोकस होगी अपकमिंग आई कैप इलेक्शन जो कि नेक्स्ट मंथ 19 ऑफ दिसंबर को होने जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग डिफरेंट कंटेस्टेंट जो कि आई कैप के काउंसिल के कंटेस्टेंट हैं और इसी के साथ साथ एनआरसी के कंटेस्टेंट्स हैं, उनसे हम इंटरव्यू करेंगे। तो आज का हमारी जो पहली पॉडकास्ट है, इसमें आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एनआरसी के कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद तैयब। अस्सलाम वालेकुम तैयब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से। आई नो काफ़ी बिजी चल रहा है, ऑब्वियसली आप अपनी प्रैक्टिस को भी देख रहे होते हैं और फिर इलेक्शन कैंपेन भी चल रही है। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो काफ़ी स्केड्यूल भी टाइट चल रहे हैं। और काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आपने मेरी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा तैयब का। Tayyib is a fellow member of ICAP and he has like more than 16 years of professional experience. और इसके अलावा he is a commerce graduate from Halle College of Commerce and he's also a law graduate and he's also a certified director from ICAP. And currently he's working as managing partner with Tayyib Shahid and Company Chartered Accountants. So before we start, Tayyib, please एनआरसी के बारे में बताइए कुछ। क्या स्कोप होता है और आपका क्या एजेंडा है? एजेंडा आपका मेन आइटम्स क्या एजेंडा? जी। थैंक यू सो मच वसीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, जो एनआरसी है या मतलब रीजनल कम्युनिटीज़ जो हैं उनका एक स्कोप जो है वो बाईलॉज में, सीए बाईलॉज में बाईलॉ 90 है उसमें दिया गया। उसमें दो तीन चीज़ें हैं ब्रॉडली अगर देखें तो। सबसे पहले तो ये है कि जो भी काउंसल टास्क हैं उसमें हमको असिस्ट करेगी, काउंसिल जो उसको टास्क देगी तो उसमें ये काउंसिल को असिस्ट करेगी। और काउंसिल को जो है रिप्रेजेंटेशंस भी देगी, जो उस कमेटी के रीजन के जो भी लेटर्स हैं उसमें ये काउंसिल को रिप्रेजेंटेशन देगी। इसके अलावा जो मेन एक रोल है वो डेवलपमेंट का है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है मेंबर्स की, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और साथ स्टूडेंट्स की भी। इसके अलावा लाइब्रेरीज की मैनेजमेंट आती है इनके स्कोप में। और फिर उसके बाद मेंबर्स रजिस्टर जो है वो एक मेंटेन करना होता है, वो भी रीजनल कमेटी के स्कोप में आती है। ये चीज़ें जो कि रीजनल कमेटी का स्कोप। ठीक है। और इसी तरह आपका जो एजेंडा है उसमें अगर आप कुछ शेयर करना चाहें या हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें? जी जी, एजेंडा मैंने शेयर किया है, बल्कि अभी कुछ दिन पहले आई कैप ने प्रेजेंटेशंस भी ली है। वो मेरी प्रेजेंटेशन जो है आई कैप के पोर्टल पे अवेलेबल है, उसमें मैंने अपना कंप्लीट इंट्रो, अपना जो विजन है, एजेंडा है, वो उसमें बताया है। तो ठीक है। उसमें हाँ, मेरा हम अपनी विजन जो है वीडियो के वो तो। साथ, हाँ जी। सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, अपनी वीडियो के साथ आपकी वो जो आपकी एजेंडा की स्पीच है उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे ताकि कोई भी जी व्यूअर जी जो है डिटेल एजेंडा जानना चाहे तो वो उसको करें। आई जी थिंक जी मेरे ख्याल है फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी बिल्कुल। कि लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक आम मेंबर जो है वो क्यों तैयब को वो वोट करे? वाई तैयब, वाई नॉट सम अदर अदर कंटेस्टेंट? आप क्या डिफरेंट करना चाहेंगे या क्या आपके एजेंडे में ऐसा खास है? जी देखिए, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जाहिर है उन्होंने अपनी एक, हर कोई अपनी एक ओपिनियन रखता है, उसके मुताबिक उन्होंने वोट जो है वो कास्ट करना है, मतलब। अच्छा, उसमें जो मेन चीज़ जो रीजनल कमेटी के लिए देखने वाली है, क्योंकि रीजनल कमेटी ने मेनली जो है प्रोफेशन को एक सर्व करना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है, एक्टिविटीज़ करवानी होती है, मतलब टाइम देना होता है प्रोफेशन को। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका तो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें। और उसमें ये है कि अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें मैंने काफ़ी जो है पहले भी इंस्टीट्यूट को मैंने टाइम दिया है, कमेटीज़ में सर्व किया है। और काफ़ी अरसे से जब से मैंने क्वालिफाई किया है किसी न किसी रोल में मैं इंस्टीट्यूट के साथ हूँ। और बड़ा एक्टिवली, मतलब वो जब कमेटी में हूँ किसी में भी तो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता हूँ। और इसके अलावा हम पर्सनली भी मेंबर्स के साथ काफ़ी इंगेजमेंट है। उसमें हम मेंबर्स के लिए एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, हेल्थ एक्टिविटीज़, साइकिलिंग हो गई। और इसके अलावा मेंबर्स के साथ जो है काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, जॉब्स के सिलसिले में भी उसमें भी हम
अलहमदिल्ला कंट्रीब्यूट करते हैं जहाँ तक भी हो सके। तो जिसको भी वोट करें, एजेंडा भी देखें और प्लस उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उसकी प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन टू फॉर द प्रोफेशन, वो भी देखें। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपके इंट्रो में मेरे से स्किप हो गई थी। तैयब ने वेरियस आईकैप की कमेटीज़ में भी सर्व कर रहे हैं, और जिसमें जो मोस्ट मतलब रेलिवेंट मुझे लगा है वो ये है कि लास्ट 6 ईयर से कंटिन्यूसली आईकैप की सीपीडी कमेटी में तैयब सर्व कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा एक न्यूज़ में भी इन है, और मतलब सीए की फैटर्निटी में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। आईकैप की जो करंट डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी है एक स्टूडेंट्स के लिए, ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट लिंक विद द मेंबर्स, बट एक स्टूडेंट्स के अंदर एक थोड़ा सा कंसर्न पाया जाता है, तो उसको लेके आपका क्या एक आपका क्या उसके ऊपर ओपिनियन है, और उसको आप आगे अगर इफ़ यू आर इलेक्टेड आपका क्या एजेंडा है कि आप उसमें कैसे अपना इनपुट देंगे, या किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, या जो एक यंग मेंबर्स का कंसर्न है आजकल। देखिए वसीम, इसमें जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें अपनी एक ओपिनियन तो दे सकता हूँ, लेकिन ये प्योरली जो है वो काउंसिल के स्कोप में आता है। एजुकेशन पॉलिसी जो है वो रीजनल कमेटी के स्कोप में नहीं आती। लेकिन जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, उसमें मेरा ओपिनियन ये है कि जिन स्टूडेंट्स के जेन्युइन इश्यूज हैं उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, और आईकैप दे भी रहा है। ठीक है, एक तो जनरल रिलैक्सेशन आईकैप ने दी थी, ठीक है, वो तो सबने अवेल की। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर किसी की कोई जेन्युइन रीज़न है, किसी वजह से अटैम्प्ट मिस हुई है, तो वो अगर आईकैप को लिखता है तो उसको कंसिडर कर रहा है आईकैप। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुई है, उसमें 1 साल मजीद जो है उसमें इंक्रीज कर दिया गया। और आई थिंक तो एक नया पाथवे भी आया है, आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्टली व्हाट द नेम इज। एक सर्टिफिकेशन भी आई है नई, जो बेसिकली ऐसे ही हाँ स्टूडेंट्स के लिए ही है। जी, जी हाँ जी, आई थिंक वो इट्स सीबीए और समथिंग लाइक हाँ दैट। जी, सीबीए सीबीए नहीं, सीबीए सीबीए ही है। हाँ जी, हाँ सीबीए ये है। नहीं। सीबीए जो है वो आफ्टर आर्टिकल्स आपको मिलते हैं, नहीं, वो एक एक नई भी आई है, मुझे सर्टिफाइड। उसकी हाँ उसका वो एब्रिविएशन नहीं आ रही सी माइंड में। हाँ वो CAA है। हाँ, आई थिंक यही हाँ शायद, यस हाँ यस। हाँ जी, सी ओके। डबल ए डबल ए है उसमें। ये है कि आप स्टार्ट में अगर आपके पेपर ज़्यादा नहीं पास हो रहे, तो आपको एक सर्टिफिकेशन है वो आप मतलब क्या लेंगे, वो आप कर लेते हैं, तो आप एक एक छोटा पाथ है वो, तो आप एक अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाता है। सही। और इसके अलावा और जो थोड़ा। इसका जो जी जी। ये देखें, जो डिस्क्वालिफिकेशन की पॉलिसी थी, डिस्क्वालिफिकेशन तो ना कहें इसको, मतलब टाइम लिमिटेशन कह लें, तो वो उसके देखें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक, इसका मकसद क्या था, लाने का मकसद ये था कि सीए में स्टूडेंट आता है, ठीक है, और अगर देखें हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो बाकी जो नॉर्मल एक स्टडीज़ है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, उससे थोड़ा सा हमारा क्राइटेरिया एग्जामिनिंग जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कुछ स्टूडेंट हैं वो जो नहीं चल पाते, ठीक है, तो उनको अपना जो कैरियर है उसको रिकन्सिडर कर लेना चाहिए टाइम में। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट आया है वो 5 साल में उसने हाफ वे भी नहीं जा सका, मतलब मीन्स के कैप के अगर हाफ पेपर्स भी वो नहीं पास कर सका, तो फिर उसको भी चाहिए कि वो खुद को रिकन्सिडर करे, बजाय इसके कि अपना वो टाइम वेस्ट करे, क्योंकि टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट्स को बाद में रियलाइज होता है। तो हाँ, अगर किसी के थोड़े पेपर रह गए हैं तो उसको बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। सही सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और काफ़ी रेलिवेंट है वो, एनआर से भी काफ़ी रेलिवेंट है और आपसे भी काफ़ी रेलिवेंट है वो, इसलिए हम्म, कि आप खुद भी एक एसएमपी चला रहे हैं, उसके मैनेजिंग पार्टनर हैं, और हम्म। काफ़ी हद तक एनआरसी के स्कोप में एसएमपीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आती हैं, तो एसएमपीज को लेके जो उनके इश्यूज हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, उसको लेके आपका क्या एजेंडा है, या क्या आपके माइंड में एक गोल है कि अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आप इस चीज़ को मतलब एक्शंस को करेंगे। देखें सीन इसमें ये है कि एसएमपी जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि मैं खुद भी एसएमपी से हूँ। और अभी करंटली मैं जो एसएमपी कमेटी है जो काउंसिल के अंडर काम करती है उसका पार्ट भी है। उस कमेटी ने काफ़ी वर्किंग की है, मैं उसका पार्ट हूँ। देखिए जो एसएमपीज है उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। एसएमपी का जो स्टाफ है, उसके जो पार्टनर्स हैं, उसका जो ट्रेनीज है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जो जिन जिन एरियाज में वो काम कर रहे हैं उससे रेलेवेंट ट्रेनिंग उनको देना,
और उसके अलावा जो उनके एरियाज ऑफ वर्क हैं उसमें कुछ नई एडिशंस, नए आइडियाज़, मतलब जैसे कि पाकिस्तान से बाहर एसएमपीज कुछ सर्विसेज दे रही हैं, इस पे हम ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि देखें जो एसएमपीज पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज देंगे उससे एक तो वो एसएमपीज ग्रो करेंगे, उसके अलावा उसका जो मेन बेनिफिट होगा हमारे प्रोफेशन को भी होगा, और प्लस कंट्री में भी फॉरेन एक्सचेंज वो लेके आते हैं। तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अभी कुछ एसएमपीज हैं जो ग्लोबल सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन ये है कि इसको मज़ीद एनहांस करने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा स्कोप। इसमें ये होगा कि अगर एक एसएमपी की एक किसी भी मतलब तो ओवरसीज सर्विसेज में एक एक्सपर्टीज बन जाती है, तो वो एक बहुत अच्छी एक लाइन होती है, ठीक है। उसमें फिर वो एसएनपी ग्रो करती है, ठीक है। स्मॉल फर्म है, वो उसको उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उसकी सर्विसेज अगर ग्लोबली इन्हांस हो, वो एक मीडियम साइज में कन्वर्ट हो हुए, और इसी तरह एक मीडियम साइज जो है वो फिर लार्ज साइज में कन्वर्ट हो। ये एक जो है ना, एक टारगेट हमारा होना चाहिए। और उसमें ये है कि प्रोफेशन प्रोफेशन का ओवरऑल उसमें बेनिफिट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एस ग्रो करेंगी उस उतना ही हमारा मेंबर भी नया जो है वो उसमें एब्जॉर्ब होगा। प्लस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग इस वक्त तलाश कर रहे हैं, अब काफ़ी सारे आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो उसमें अगर जो फर्म्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो स्टूडेंट्स भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे उसमें। तो इसलिए जो है ये एस जो है ये बहुत क्रूशल है हमारे प्रोफेशन को आगे लेके जाने के लिए। ठीक। अच्छा, इससे रिलेटेड तो नहीं, खैर थोड़ा सा ये रेलिवेंट हो जाएगा कि एनआरसी का शायद स्कोप में उस तरह से डायरेक्टली ना हो, लेकिन चूंकि ओवर लास्ट कुछ 3 से 4 सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे सारे हमारे मेंबर्स अब्रॉड मूव कर रहे हैं। तो वो जो एक परसेंटेज थी मेंबर्स इन पाकिस्तान वर्सेस मेंबर्स आउटसाइड पाकिस्तान, वो परसेंटेज मेरा ख्याल है पिछले 2-3 साल में काफ़ी चेंज हुई है। तो ओवरसीज मेंबर ऑब्वियसली आई नो कि बहुत ज़्यादा स्कोप में नहीं आते हैं, मतलब एनआरसी के वो डायरेक्टली ओ ओसीसी होती है जो ओवरसीज कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि डायरेक्टली काउंसिल के अंडर होती है। लेकिन फिर भी एनआरसी के लेवल पे या एनआरसी की जो स्कोप में चीज़ें आती है जैसे सीपीडी, उसको लेके आप ओवरसीज मेंबर्स के लिए क्या आपके एजेंडे में है कि किस तरह से आप ओवरसीज मेंबर्स की एक रिक्वायरमेंट्स को कह लें या एक उनकी जो नीड्स हैं उसको आप मतलब टारगेट करेंगे? देखिए जो आपने अभी ये बात की कि ओवरसीज जो है वो एनआरसी के स्कोप में नहीं आता, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। देखिए जब एक ओवरसीज मेंबर है वो रीजनल कमेटी के लिए वोट करता है, मतलब आप जिस तरह एक ओवरसीज मेंबर है पाकिस्तान से बाहर है, तो आप जब एनआरसी के लिए वोट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो रेलेवेंट है, ठीक है। तो एनआरसी ने सब मेंबर्स के लिए जो उस रीजन में है, उस रीजन से रेलेवेंट है वो मेंबर्स, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है चाहे पाकिस्तान में, सबके लिए ही काम करना होता है। तो जो मेनली जो सीपीडी एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें उसका बेनिफिट ओवरसीज मेंबर्स को भी उतना ही नहीं होना चाहिए। देखिए एक तो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे आईएफआरएस हो गए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, वो तो सब मेंबर्स के लिए होते हैं। उसमें भी जो चेंज आती है, जो उसमें जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें जो ओवरसीज मेंबर्स हैं दे मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। उसमें ये है कि जो ओवरसीज चैप्टर्स की जो मैनेजिंग कमेटीज हैं उनको ऑन बोर्ड करके उनको जो है उसमें भी साथ उनको इंक्लूड करना चाहिए। और इसके अलावा स्पेसिफिक सेशंस भी होने चाहिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, तो जिस तरह सऊदीया है या यूएई है या यूके यूएसए जहाँ पे हमारे मेंबर्स हैं, तो वहाँ की स्पेसिफिक सीपीडी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। उसमें जो हमारे सीनियर मेंबर्स जो वहाँ पे हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं उन एरियाज़ के, उनको एंगेज किया जाए, उनके थ्रू ट्रेनिंग्स कराई जाए, सीपीडी एक्टिविटीज कराई जाए जिनका बेनिफिट ओवरसीज मेंबर्स को भी हो और हमारे लोकल मेंबर्स को भी हो। जो लोकल मेंबर बाहर जाना चाह रहा है या पाकिस्तान में इवन बैठ के वो सर्विसेज देना चाह रहा है, उसके लिए भी बेनिफिट होगा कि अगर हम ओवरसीज जो हमारे मेंबर्स हैं उनको एंगेज करें और सिक्योरिटी इस तरह की करवाएं कि उसका बेनिफिट जो है ओवरसीज मेंबर्स को भी हो और जो पाकिस्तानी मेंबर्स हैं उनको भी हो। तो इसलिए जो ओवरसीज मेंबर है वो उतने ही रेलिवेंट है जितने कि पाकिस्तान में बैठे हुए मेंबर हैं। ठीक। और आखिरी क्वेश्चन है मेरा। ये तो हम्म, काफ़ी रेलेवेंट है, और जैसा कि आपने अपने हम्म, इंट्रो में भी बताया कि आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में
कर रहे होते हैं कोशिश एम्प्लॉयड मेंबर्स की एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, जॉब्स प्लेसमेंट्स के लिए। लेकिन हम्म। ऑब्वियसली इंडिविजुअल कैपेसिटी में बंदे काफ़ी एक लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन जब आप एक ऑफिशियल पोस्ट पे होते हैं लाइक एनआरसी मेंबर और काउंसिल मेंबर, तो ऑब्वियसली आपका स्कोप बढ़ जाता है और आपका एक स्पेक्ट्रम भी बढ़ जाता है। तो अभी करंटली जो मतलब हमारी इकोनॉमी की भी सिचुएशन है, थोड़ी डाउन ही है, उस तरह से जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम मेंबर्स की सप्लाई देखें तो वो ओवर द पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। वो पहले अगर एक अटेम्प्ट में आई थिंक 200 से भी कम, मेरे ज़माने में तो 200 से भी कम क्वालिफाइड मेंबर होते थे। अब ये नंबर 500 से भी ऊपर है एक अटेम्प्ट में। तो उस तरह से मतलब ऑब्वियसली जॉब्स नहीं निकल रही। तो जो यंग मेंबर्स के एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज हैं उसको आप किस तरह से केटर करने का प्लान करते हैं, या इन इस चैलेंज को आप क्या, आपका वे फॉरवर्ड होगा इफ फॉर इलेक्टेड? देखिए, जो मेंबर्स की एम्प्लॉयबिलिटी है उसमें एनआरसी का एक रोल है। मेंबरशिप रजिस्टर एक तो मेंटेन करना होता है, और वो हो भी रहा है इसी हद तक। और दूसरा जो मेनली मैं समझता हूँ कि आईकैब को रीजनल कमेटीज के थ्रू भी जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं, उसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर भी कह सकते हैं, और साथ जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं उनको एंगेज करने की भी जरूरत होती है, उनको अवेयरनेस देने की भी जरूरत होती है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। क्योंकि अभी उस तरह से अवेयरनेस नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। बाकी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग कर रहे हैं। तो एनआरसी भी जो है उसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है कि जो भी इवेंट्स कराए जाएं, सीपीडी इवेंट्स कराएं, ठीक है, उसमें वो जो भी एम्प्लॉयर्स हैं जो कि रेलिवेंट हो उनको भी इनवाइट किया जाए। मतलब फर्ज किया किसी सेक्टर पे सीपीडी करवानी है तो उस सेक्टर के जो टॉप एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाए। इसी तरह अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रेलिवेंट है तो जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एम्प्लॉय कर रहे हैं, मतलब अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हमारे मेंबर अच्छे खासे जो है वो ऑब्जॉर्व हो रहे हैं। पहले इशू था कि उनकी पे स्केल्स कम थे, अब रिवाइज हो गए स्पेशल पे स्केल। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स जो हैं वो अब अकोमोडेट हो रहे हैं, और उनमें एबिलिटी भी है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी वो लीड कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में तो वो पहले से ही कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो अच्छा खासा एक चंक जो है हमारे यंग मेंबर्स का, और इवन सीनियर मेंबर्स का भी, वो पाकिस्तान से बाहर जो है काफ़ी मूव कर रहा है। पिछले कुछ अर्से में काफ़ी लोगों ने मूव किया, और बाहर जाके वो अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अभी इम्प्लॉयबिलिटी का मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान में जनरली हमारे मेंबर्स की इम्प्लॉयबिलिटी का इतना इशू नहीं है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जब हमें रिक्वायर्ड है, कोई रिसोर्स रिक्वायर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंस, तो वो बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। ठीक है, उसकी वजह यही है कि एक तो पाकिस्तान में ओवरसीज सर्विसेज अच्छी खासी स्टार्ट होंगी, उसमें काफ़ी मेंबर से अब्जॉर्व होंगे, और पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो हमारी जो कम्पेटिटिवनेस है उसमें तो कोई इशू नहीं है। अलहमदिल्ला हम ग्लोबली कम्पेटिटिव भी हैं, और इंशाल्लाह लीड भी कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी पे काम जो है, एक तो मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी मीन्स के जो मेंबर की रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, कि उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मेंबर को इतना जो है मतलब ट्रेन कर दिया जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो यंग मेंबर है वो, उसको काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, तो उस पे सेशन इस तरह की करवाई जाए कि जो यंग मेंबर ने जब कोई इंटरव्यू देना है या उसने जॉब सर्च करनी है तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो उस पर सेशंस भी कराने की जरूरत है। मेंबर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग, और प्लस जो एम्प्लॉयर है जिसने उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है उनको भी इंगेज करना। तो फिर ये जो है एम्प्लॉयबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया तैयब, बहुत शुक्रिया। आपने सारे ही क्वेश्चंस को एड्रेस अच्छे से किया है। और मुझे तो पर्सनली बड़ी खुशी होती है कि जब यंग मेंबर्स आते हैं, सामने आते हैं, क्योंकि कंटेस्ट करने के लिए ही बड़ा करेज चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यंग मेंबर्स आगे आते हैं। और क्योंकि मतलब मेरे से अगर पूछा जाए तो परफेक्ट मिक्स वही है कि एनआरसी हो या कौंसल हो, उसमें सीनियर मेंबर्स प्लस यंग मेंबर्स का एक मिक्सचर होना चाहिए, ताकि वो एक जो एक वो इनोवेशन और वो जो आइडियाज़ का एक ब्लेंड होता है ना, वो एक बड़ा परफेक्ट ब्लेंड बन सकता है जब आपके पास एक्सपीरियंस प्लस यंग ब्लड हो।
तो बेस्ट विशेस फॉर योर इलेक्शंस, और अ, हम उम्मीद करते हैं कि आप जीतें, और जो भी आपके एजेंडा पॉइंट्स हैं उनको एक्शन आइटम्स में बदलें। और विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज नाइस engaging you at this podcast, और थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की मेरे साथ कनेक्ट करने। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है काम तो करते रहेंगे, मतलब प्रोफेशन के लिए काम करना, इसके लिए काम करना मेरा पैशन है, और वो मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो जी अगर अल्लाह ताला ने चाहा और मेंबर्स ने भी मौका दिया तो रीजनल कमेटी में भी आके सर्व करेंगे, और इंशाल्लाह एक अपनी अच्छी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच। इट वाज नाइस टॉकिंग।